आप लोग, मेरा नाम है अश्वनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग्स में। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने। जैसा कि हमारे देश में बिहार स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्शन चुनाव होने वाले हैं, लेजिस्लेटिव के चुनाव। तो उसमें अलग अलग पार्टीज़ ने अपने अपने स्टार कैंपेनर्स के नाम घोषित कर दिए हैं और इसी कड़ी में इलेक्शन कमीशन ने भी कई जो नॉर्म्स हैं उनमें उनके रिफॉर्म किए गए हैं। वही देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं स्टार कैंपेनर्स को लेकर। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बेसिकली सबसे पहले जान लें व्हाट इज़ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन हमारे देश में एक ऐसी बॉडी है जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाती है पूरे भारत में। इसका जो फॉर्मेशन था 1950 के अंदर 25 जनवरी को हुआ था। सुनील अरोड़ा इस टाइम हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, अब यही डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन कि चुनाव कब होंगे, कितने चरणों में होंगे, कब इनके रिजल्ट आएंगे। इलेक्शन के तहत जो भी मैनेजमेंट का काम होता है वो सारा का सारा इलेक्शन कमीशन का होता है। अब मेनली चीज़ आती है पहले कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं स्टार कैंपेनर्स को लेकर। इसमें कई चेंजेस किए गए हैं। हमारे देश में दो तरीके की पार्टीज होती हैं, एक होती है नेशनल पार्टीज और एक होती हैं स्टेट पार्टीज। देखिए, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी की बात करें तो हमारे देश में 260 से ज़्यादा टोटल रजिस्टर्ड पार्टीज हैं। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी उन्हें कहते हैं जो नेशनल पार्टीज होती हैं। नेशनल पार्टीज में स्टार कैंपेनर की जो संख्या होती थी पहले वो 40 थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टार कैंपेनर की लिस्ट को 40 से ज़्यादा नहीं कर सकता था। लेकिन ड्यू टू द पैंडेमिक रीज़न यहाँ पर 40 से रिड्यूस करके 30 कर दिया गया है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई अदर नेशनल पार्टी हो, अभी हमारे देश में टोटल 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अब 30 स्टार कैंपेनर्स को ही अपॉइंट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का। दूसरा चेंजेस ये किया गया है कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी ये पहले 20 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकती थी फॉर द स्टार कैंपेनिंग, लेकिन अब ये ओनली 15 कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट कर पाएंगी। तीसरा चेंजेस इसमें यह किया गया है, अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई रैली, कोई कैंपेनिंग करनी है तो उसके लिए 48 आवर्स पहले ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये थे मेन 3 चेंजेस, राइट। आई होप आपको यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मेन चीज़ आता है कि किसी भी, ये मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए, एक नेशनल पार्टी और एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज या फिर स्टेट पार्टीज। अब ये होती क्या है? टोटल हमारे देश में 8 नेशनल पार्टीज हैं। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए मेनली 3 पैरामीटर पे काम करना पड़ता है। पहला पैरामीटर ये है कि लोकसभा के अंदर 2% सीटें जीतना जरूरी है किसी भी स्टेट के अंदर से। ओके, एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, पहला। दूसरा चीज, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 6% वोट आने जरूरी हैं या फिर 4 सीटें लोकसभा के अंदर आनी जरूरी हैं। तीसरा पॉइंट है कि किसी भी 4 स्टेट्स के अंदर स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। रिकॉल करेंगे दोबारा से, क्या है पहला पॉइंट कि 2% सीटें होनी चाहिए लोकसभा के अंदर, एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। दूसरा, लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 6% वोट हो और 4 लोकसभा सीट हो। तीसरा, स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो किसी भी 4 स्टेट के अंदर। इनमें से अगर कोई भी क्राइटेरिया, अगर कोई भी पार्टी फुलफिल करती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अब फायदा क्या होता है नेशनल पार्टी का? देखिए, नेशनल पार्टी बनने से एक तो जो एडवर्टीजमेंट होती है नेशनल चैनल पे, तो वो एक फ्री टू एयर आपको मिल जाता है कुछ टाइम के लिए। दूसरी चीज, नेशनल पार्टी में जैसे आप स्टार कैंपेनर की ही हम बात करें तो इसमें भी जो काउंटिंग होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, इससे पहले आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर जरूर कर दिया कीजिए, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि हु आर द स्टार कैंपेनर। स्टार कैंपेनर हम किसे डिसाइड करेंगे कि कौन स्टार कैंपेनर होगा? देखिए, स्टार कैंपेनर
का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मतलब कोई ऐसी कोई पोस्ट नहीं है कि ये स्टार कैंपेनर है, ठीक है। कोई भी जो पॉपुलर फेस होता है किसी भी पार्टी के द्वारा, जैसे पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर हेमा मालिनी और रवि किशन और मनोज तिवारी, इसी तरीके से बहुत सारे, और अनुराग ठाकुर, ऐसे कई नेता थे जिनको स्टार कैंपेनर की श्रेणी में डाला गया था। अब इनका क्या मतलब होता है कि ये जो स्टार कैंपेनर है ये इनकी फेस वैल्यू है, लोग इनको जानते हैं, इनको देख के काफ़ी भीड़ आएगी, लोग आकर्षित होंगे और बेसिकली जो दिखता है वही बिकता है ना। तो जोक्स अपार्ट, बेसिकली ये क्या होता है, स्टार कैंपेनर के तहत हर एक कैंडिडेट ये चाहता है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो, अपनी बात ज़्यादा अच्छी तरीके से डिलीवर कराई जा सके लोगों तक, ठीक है। दूसरी बात आती है इसके अंदर, अब बेनिफिट्स की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब इसके ना कुछ रूल्स हैं कि कैसे और क्या क्या चेंजेस हमें यहाँ पर कैंडिडेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी स्टार कैंडिडेट, स्टार कैंपेनर, अगर वो कैंडिडेट की रैली में आता है तो उसका जो खर्चा होता है वो कौन पे करता है, वो कैंडिडेट पे करता है। सपोज मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है वो चुनाव में उठा है और कोई बी कैंडिडेट है वो स्टार कैंपेनर है। अब किसी भी कैंडिडेट के लिए लोकसभा में चुनाव के लिए 70 लाख तक की लिमिट होती है कि आप इतने तक का खर्चा कर सकते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 28 लाख तक की लिमिट होती है। तो अब मान लीजिए ए चुनाव किसी एक जगह से उठा है, मान लीजिए यमुनानगर से कोई एक कैंडिडेट है, उसने चुनाव लड़ना है। अब उसने किसी एक स्टार कैंपेनर को इनवाइट किया कि आप आइए और मेरे लिए यहाँ पर प्रचार कीजिए। तो जो भी खर्चा होगा उसमें, जैसे सिक्योरिटी पर्सनल का खर्चा हो गया और टोटल रैली में जो एक्सपेंसेस हो गए, सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंसेस को छोड़ के, उनके आने जाने में जो भी खर्चा हुआ है उसको छोड़ के बाकी जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा किसके अकाउंट में ऐड होगा, कैंडिडेट के अकाउंट में, राइट। अब चीजें यहाँ से 2 पॉइंट्स और, बस लास्ट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। इसमें क्या होगा कि अगर कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं है ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट जो कि उठा था यमुनानगर से, अगर वो इलेक्शन कैंपेन में प्रेजेंट नहीं है और वहां पर स्टार कैंपेनर प्रेजेंट है, तो भी उसका जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो किसके अकाउंट में ऐड होंगे, कैंडिडेट के अकाउंट में, राइट। दूसरी टर्म, अगर मान लीजिए स्टार कैंपेनर प्रेजेंट नहीं है, पहले क्या था, कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं था, अब क्या है, अगर मान लीजिए स्टार कैंपेनर प्रेजेंट नहीं है लेकिन जो कैंडिडेट है उसने स्टार कैंपेनर की फोटो यूज किया है या पोस्टर यूज किए हैं या उसका नेम यूज किया है, तो भी जो खर्चा आएगा उसको कैंडिडेट को पे करना होगा। अगर मान लीजिए कोई स्टेज है उस पर 3 कैंडिडेट बैठे हुए हैं और वो तीनों कैंडिडेट किसी स्टार प्रचारक का नाम या पोस्टर या उनकी उपस्थिति को यूज कर रहे हैं, तो वो जो टोटल खर्चा एक्सपेंसेस आएगा वो तीनों लोगों को में बराबर शेयर होगा। तो आई होप, अच्छा एक और चीज है, 1951 के एक्ट के तहत ये जो कानून है ये लेकर आया गया है। तो क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार कैंपेनर के बारे में पढ़ना था हमने, इसमें जो चेंजेस किए गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो पढ़े, रिसेंटली हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है वो पढ़े, इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन कब हुआ था वो पढ़ा, क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो पढ़े, कितने लिमिट है 40 से 30 कर दी गई है रिकॉग्नाइज पार्टी के लिए और अनरिकॉग्नाइज पार्टी के लिए 20 से 15 कर दी गई है। तीसरा कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसके तहत कैंडिडेट के अकाउंट्स में एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है। तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।